की शुरुआत में हम देखते हैं कि शीरीन अपने घर पहुंचकर डोर नॉक करती है और तभी उसे जाले की कॉल आती है और सब कुछ जानकर वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मेरी मॉम तो जीवित है ना, जीवित है ना। उसके बाद में वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाले और मिस्टर एनवर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें मिस्टर एनवर यही सब कहते हैं कि बाहर को बता देना कि उसके बच्चे ज़ेदा के पास हैं, सुरक्षित हैं, वगैरह वगैरह। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा घबराते हुए टैक्सी में जा रही होती है कि तभी उसे जाले का कॉल आता है। तो जाले उसे बोलती है कि प्लीज़ बच्चों को मत बताना और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, वगैरह वगैरह। तो फिर वो कहती है कि बच्चे मेरे पास नहीं है, बच्चे तो तलत के पास है, मेरा अपना खुद का बेटा खो गया है। और वो बहुत परेशान होती है। तो उसके बाद में वो कहती है अच्छा तो मैं पहुंच गई हूँ, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इसके बाद वो फ़ोन रख कर जब जाने लगती है तो टैक्सी वाला कहता है कि बहन मेरे पैसे तो दे दो। कहती है कि 2 मिनट रुक नहीं सकते, दे दूंगी। फिर वो एमरी से कहती है कि तुम यहाँ खड़े खड़े पुलिस से बतिया रहे हो, ये नहीं कि चारों तरफ जाकर के बच्चे को ढूंढो। और उसके बाद में पुलिस वाला कहता है कि आप लोग कुछ फ़ोटो दे दो मुझे उसका। तो एमरी के पास ऑफकोर्स कोई फ़ोटो ही नहीं होता अर्दा का। तो फिर ज़ेदा कहती है कि मेरे पास फ़ोटो है, वो मेरा बेटा है, इसका नहीं है। और फोटो दे देती है। कहती है जाने से ठीक पहले मैंने एक फोटो खींची थी। तो पुलिस वाला कहता है कि आप घबराओ मत, हम चारों तरफ उसे ढूंढते हैं, फोटो सर्कुलेट करते हैं। इसके बाद में एमरे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो गाड़ी में था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। तो कहती है कि बेकार की बातें मत करो, यहाँ वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हो, जाओ ढूंढो। दूसरी तरफ बाहर बैकग्राउंड में बोलती है कि मैंने बहुत लंबा सफर तय किया बच्चों और दोस्तों के साथ। दोस्तों से मैंने बहुत कुछ सीखा और एक सच्चा मित्र होना ही सबसे बड़ा उपहार है जीवन में। और वो अपने पिता के बारे में भी बोलती है कि मिस्टर एनवर, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी, मुझे लगता था कि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया है, लेकिन बाद में वही मेरे पिता बने। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल अलग तरह के इंसान। हमारे बीच में वो फर्क ही मिट गया कि जिससे मैं उनकी बेटी ना रहूं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन एकदम घबराते हुए दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और रिसेप्शन पर जाकर जाले के लिए पूछती है। जैसे ही उसे जाले मिलती है तो वो एकदम उसके पास आकर रोने लगती है। तो जाले उसे संभाल कर बिठाती है और बताती है कि उसकी माँ की सर्जरी हो रही है जिसमें वक्त लगेगा। ये सुनकर के उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जैसे कि वो एकदम ब्लैंक हो गई हो। और उसके बाद वो सीधा जाले को गले से लगा लेती है और कहती है कि जाले दीदी प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो प्लीज़। यहाँ पहली बार दिल से हम शीरीन को भी किसी के लिए दुखी होते हुए देखते हैं और वो सच में बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह ही तड़प रही थी। और सच तो ये कि हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, माँ के बिना हम सच में जीवन अधूरा ही होता है। और इससे देखकर ये भी लगता है कि हर इंसान ब्लैक एंड वाइट नहीं होता बल्कि ग्रे शेड होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा बहुत परेशान होती है और एमरे उसे संभाल रहा होता है। तो तभी वो कहती है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि धरती फट गई, आसमान निकल गया, आखिर मेरा बच्चा कहाँ गया। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। एमरे बार बार उसे संभालता है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे साथ तो शीरीन थी ना, ज़रूर वही मेरे बच्चे को ले गई होगी। और वो पुलिस वाले से कहती है कि इसकी पत्नी है, उसे कर्ली कर्ली से बाल हैं, वो इसके साथ थी, उसी ने मेरे बच्चे को गायब किया है। लेकिन एमरे कहता है कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पुलिस वाला पूछता है कि आपके साथ कोई था। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद टैक्सी वाला वहाँ आ जाता है और कहता है कि बहन आपने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं 2 घंटे से वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो कहती है कि तेरे को पैसे की पड़ी है, पैसा पैसा, मेरा बच्चा खो गया, वो नहीं मिल रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो फिर एमरे बोलता है कि आप रुकिए, मैं देता हूँ पैसे। और वो उसे जाके पैसे देने लगता है। तो इतने में वो पुलिस वाले से कहती है कि आप मेरे बच्चे को ढूंढ तो लोगे ना। तो वो कहता है कि मैडम हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ज़ेदा कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, ईश्वर के लिए मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन जाले से पूछती है कि ये सारी घटना हुई कैसे, और वो इसे इसके बारे में बता देती है। और तभी वहाँ पर आरिफ भी व्हीलचेयर पर आ रहा होता है। तो वो उसे देखते ही उस पर टूट पड़ती है और बोलती है कि सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। इतने में वहाँ किस्मत भी आ जाती है, वो भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी से रुक ही नहीं रही होती और कहती है कि सब इस आदमी की वजह से हुआ है, एक बार सोच के देखो, यही गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सार्प की सर्जरी हो रही है, मेरी माँ की सर्जरी हो रही है, लेकिन देखो बाहर बिल्कुल सही है, इसी ने कुछ किया है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और तभी वहाँ पर मिस्टर एनवर आ जाते हैं और कहते हैं कि शीरीन, तो बस वो पापा कहते हुए रोती हुई उनके पास दौड़ कर जाती है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि आरिफ तुम यहाँ पर कैसे, आप लोग सब मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओ।
और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जानवर बेड पे लेटे होते हैं और शीरीन और जाले उन्हें सब कुछ बता रहे होते हैं। शीरीन अभी भी बहुत गुस्सा कर रही होती है कि ये सब आरिफ की वजह से हुआ है, उसी ने जेलसी में आकर ये सब किया है। तो मिस्टर एनवर उसे चिल्लाता है, शीरीन तुम ऐसी हालत में भी ये सब बातें कर रही हो, दिख नहीं रहा तुम्हें मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वो जाले से कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो मुझे एक सपने की तरह क्यों लग रहा है, तुमने मुझे ऐसे क्या दवाई दी है। तो जाले बोलती है कि मैंने बस आपको, ताकि आप शांत रहो और आपको सब पता भी चलता रहे, ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाओ, इसलिए मैंने आपको इस तरह की मेडिसिन दी है। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा है, जब मैं जिससे प्यार करता हूँ, मेरी बेटी बाहर, मेरी पत्नी और सभी तो सर्जरी में है और मैं यहाँ पर उनके लिए रो तक नहीं सकता, ये तुमने मेरे लिए सही नहीं किया। लेकिन वो कहती है कि यही आपकी सेहत के लिए ठीक है। और उसके बाद वो शीरीन को कहती है कि तुम तुरंत बाहर चलो, और बाहर आकर कहती है कि देखो तुम्हारे पापा की हालत नाजुक है, अगर इस तरह से तुम बोलती रही ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। तो वो कहती है आपने तो कहा था कि उनका हार्ट बिल्कुल सही से काम कर रहा है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कहा था लेकिन वो इसलिए था कि तुम्हारी माँ परेशान ना हो। सच यही है कि उनके हार्ट की कंडीशन अच्छी नहीं है, उनकी हालत इतनी खराब है कि अगर वो तुमसे कहे कि तुम खड़े खड़े सो जाओ तो तुम कहना ठीक है पापा, और खड़ी खड़ी ही सो जाना, जैसे वो कहे बिल्कुल वैसे हाँ में हाँ मिलाती रहो। तो वो ये सुनकर तो और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि आप क्या कह रही हो। तो कहती है तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहती है ठीक है। और उसके बाद जाले उसे ये भी बताती है कि अभी मैं थोड़ी देर में आरिफ को सेम रूम में शिफ्ट करूँगी, तो तुम अब कुछ भी ऐसा रिएक्ट मत करना। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेदा को ऐसे ही परेशान होता हुआ देखते हैं, यहाँ वहाँ भटकने लगती, साथ साथ वो एम्ब्रे को भी चिल्लाती थी कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम कहीं और जाकर के ढूंढो। वो कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ। तो इसी बीच एम्ब्रे को ज़ेदा की मॉम का कॉल आता है, तो ज़ेदा मना कर देती है कि फ़ोन मत उठाना और वो ज़रूर परेशान हो जाएंगी और हम उन्हें नहीं बता सकते, हम बस जल्दी से बच्चे को ढूंढ लेंगे। और सड़क पर खड़ी खड़ी वो बस अपना सर खुजाती रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। ज़ेदा की मॉम उसे भी कॉल करती है लेकिन वो उनका भी फोन नहीं उठाती। नेक्स्ट सीन में हम मर्ता को एक ट्रक के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ को भी मिस्टर एनवर वाले रूम में शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद शीरीन आरिफ से क्षमा मांगती है और कहती है कि देखो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, मैंने तुम्हें ब्लेम कर दिया। लेकिन वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, शायद वो लोग ठीक ही कह रहे हो, मैंने ही ढंग से गाड़ी न चलाई हो। लेकिन मिस्टर एनवर बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोलो, मुझे पता है तुम हमेशा रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो। वहीं पर वो बोलते हैं कि बच्चे कैसे हैं। अब जाले से पूछते हैं तो जाले कहती है कि बच्चे ज़ेदा के पास नहीं है, वो तलत के पास है। वो कहते हैं तलत कौन है। तो आरिफ बोलते है कि तलत के पास क्यों है, मैं तो ज़ेदा के पास छोड़ के गया था। लेकिन वो बोलती है कि ज़ेदा का अपना बच्चा इधर उधर हो गया है, वो उसे ढूंढती फिर रही है। तो ये सुनकर मिस्टर एनवर और परेशान हो जाते हैं। तो वो कहती है कि मुझे ठीक से नहीं पता, क्या पता ऐसे खेलते खेलते इधर उधर हुआ, वो लोग ढूंढ लेंगे। तो इसके बाद में वो बोलते हैं कि शीरीन बेटा प्लीज तुम बच्चों के पास जाओ। लेकिन शीरीन बोलती है कि यहाँ मेरी मॉम बीमार है और मैं वहाँ जा करके बेबी सिटिंग करूँ। तो जाले उसे थोड़ा इशारा करती है, जिसके बाद वो कहती है ठीक है पापा ठीक है। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए। तो कहती है हाँ पापा मैंने ओके कहा है, मैं जा रही हूँ। तो ये सुनकर वो थोड़े हैरान होते हैं, कहते हैं कि यह सच में तुम जा रही हो। तो कहती हाँ। तो कहते हैं कि ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, जाओ शीरीन तुम बच्चे के पास जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि बच्चों को कुछ मत बताना, कोई भी बहाना बना देना कि उन्हें बहुत सारे ऑर्डर मिल गए हैं, सभी लोग बहुत बिजी हैं, कुछ भी बोल देना। तो कहती ठीक है पापा, लेकिन प्लीज़ मुझे मॉम के बारे में बताते रहिएगा टाइम टाइम पर। तो कहते हैं हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं बता दूंगा। एक सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यूसुफ सो रहे होते हैं और तभी उन्हें किस्मत की कॉल आती है। तो वो उन्हें पूरी बात बताती है, जिसके बाद वो दौड़ते हुए सीधा तलत की शॉप पर पहुंचते हैं जहाँ बच्चे अभी भी मौजूद थे। तो मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि थैंक गॉड आरिफ को इतना ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स सभी भी सर्जरी में हैं और वो बुजुर्ग महिला को भी ज्यादा चोट आई है। ये सुन करके इंसान के हाथ से तो उसका बर्गर ही छूट जाता है और फिर वो कहती है कि अंकल अंकल मेरे मम्मी को क्या हुआ है, मेरे पापा को क्या हुआ है। तो इसके बाद से यूसुफ तलत से पूछते हैं कि आरिफ आखिर गया कहाँ था। तो वो बताता है कि बाहर बीमार हो गई थी इसलिए उसे लेके गए थे। तो कहता है कि बेड़ा कर कोई औरत का। तो फिर निशान बार बार पूछती है, वो कहता है कि मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। तो निशान कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तो मिस्टर यूसुफ उसे रोकते हैं और तलत बच्चों को संभालता है। इसके बाद निशान जिद करने लगती है कि नहीं नहीं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करा देता हूँ। तो इसके बाद फिर वो अंदर फोन लेने के लिए जाता है, इतने में बच्चे दौड़ पड़ते हैं।
लेकिन तभी सामने से शीरीन आ जाती है और कहती है बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो, और वो उन्हें लेकर घर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में बारी बारी से सभी को दिखाया जाता है, सभी की सर्जरी चल रही थी और तभी सार्प एक सपना देखता है जहाँ वो देखता है कि बाहर वेडिंग गाउन में खड़ी है और वो भी एकदम सूट वूट पहनकर तैयार है। पर गाइस मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों की मेमोरी बिल्कुल मिटा दे, कभी एक पल एक सेकंड के लिए भी याद न करे। ऐसे वक्त में भी उसे सिर्फ और सिर्फ बाहर का ही ख्याल है। वो कहता है कि बाहर हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे हम बिल्कुल भूल जाते हैं, तुम बिल्कुल सब कुछ भुला दो। और वो दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन तभी बाहर उसे छोड़कर आरिफ की तरफ जाती है। वो भी सूट बूट में एकदम तैयार है और फिर सार्प पीछे से चिल्लाता रहता है, लेकिन मिस्टर एनबर और मिसेस हदीजा उसे पकड़ लेते हैं और उसकी तरफ जाने नहीं देते। बाहर उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, साथ ही आरिफ के साथ दोनों बच्चे भी मौजूद हैं और वो आरिफ और बाहर को देखकर सार्प पे मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन सार्प चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं रुक जाओ, और कहता है कि बच्चे भी रुक जाओ। और बस ऐसे ही उसे दिखाते हैं कि दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन बच्चों को चिल्ला रही होती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, सर्जरी से बाहर आ गए हैं और तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम की सर्जरी चल रही है, ठीक है, मेरा दिमाग मत खाओ। तो फिर डोरुक बोलता है कि क्या सर्जरी में वो बॉडी को खोल देते हैं? तो वो कहती है कि अरे मैंने कहा ना कुछ मत पूछो, हाँ खोल देते हैं, खोल दिया उन्होंने शरीर को बस। तो फिर निशान बोलती है कि नहीं डोरुक ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो रिपेयर कर रहे होते हैं अंदर से बॉडी। और फिर वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेती है और आधा हिस्सा अपने भाई को भी देती है और दोनों पक्षियों को डालने लगते हैं। तो इसके बाद शीरीन बोलती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि हम काइंडनेस कर रहे हैं, हमारी मम्मा ने बताया था अगर इन लोगों की हेल्प करो, पक्षियों की, कुत्तों की, तो फिर हम कोई भी विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है, हम भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन शीरीन बोलती है कि फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और तभी मिस्टर एनबर का कॉल आता है। जैसे ही निशान उसे उठाने वाली होती है तो एकदम से शीरीन ले लेती है और कहती है कि पापा बताइए सब कैसे हैं। तो वो सबके बारे में बारी बारी से बताते हैं। फिर वो कहती है और मेरी मॉम? तो कहते हैं कि बेटा उनकी तो अभी भी सर्जरी चल रही है, चलो तुम बच्चों को फ़ोन दे दो ताकि मैं उन्हें बता सकूँ कि उनकी मॉम कैसी है। तो वो कहती है कि हाँ पापा। वो दे देते हैं तो बताते हैं कि मेरी प्यारी गुड़िया तुम्हारी मॉम अब बिल्कुल ठीक है, उनकी सर्जरी हो गई, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हारे पापा भी ठीक हैं। इसके बाद दोनों बच्चे उछलने कूदना शुरू कर देते हैं कि मॉम ठीक हो गई हैं, मॉम ठीक हो गई हैं। लेकिन यहाँ शीरीन बहुत ही उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसकी माँ की अभी भी सर्जरी चल रही होती है। इसके बाद डोरुक पक्षियों को धन्यवाद करता है, लेकिन शीरीन को अभी भी ये सब कुछ एक बकवास ही लग रहा था। एक सीन में हम देखते हैं कि किस्मत आरिफ से कहती है कि बताओ उस वक्त क्या हुआ था। तो वो चिल्लाने लगता है कि अरे मैंने पुलिस को सब बता तो दिया, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस यही याद है कि मुझे गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा था। तो वो बोलती है कि एक आदमी कह रहा था आपने रेड लाइट तोड़ दी। तो कहता है कि मुझे याद नहीं है, अगर वो कह रहा था तो तोड़ दी होगी। तो कहती है ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत से पागल लोग होते हैं लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे बोलते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर यूसुफ आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो एकदम पागल है, तुम इसकी बात मत सुनो, ये कुछ भी बोल रहा है। किस्मत उन्हें पकड़ के बाहर ले जाती है और मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो वो बोलती है कि एक्चुअली एक आदमी ने, कई लोगों ने देखा है कि उसने रेड लाइट तोड़ी, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया उसके सामने, और उन्हें तो चलो हम पैसे दे के रोक भी लेंगे, लेकिन जो लोग इंजर्ड हुए अगर उनमें से किसी ने गवाही दे दी तो मिस्टर यूसुफ बोलते कि और तो कोई गवाही नहीं देगा, लेकिन इस सार्प का मुझे थोड़ा खतरा लगता है। तो वो बोलती है कि सार्प ही नहीं बल्कि जिस गाड़ी से पहले टक्कर हुई थी वो लेडी फजीलियत, वो भी तो हॉस्पिटल में है, अगर वो कुछ बोल देगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है और बाहर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो वो कहती है कि आप तो घर ही जाओ, यहाँ रहोगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर एनबर बोलते हैं कि इतनी देर हो गई, सर्जरी हुई, चलो मान लिया कि बाहर की तो अभी अभी हुई है, लेकिन सार्प भी बाहर नहीं आया। तो जाले बोलती है कि हाँ कभी कभी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है 48 घंटों के लिए कि सब ठीक है या नहीं। फिर मिस्टर एनबर बोलते हैं कि मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कैसे एक बार में शीरीन तैयार हो गई बच्चों का ख्याल रखने के लिए, लेकिन फिर वो बताती है कि मैंने ऐसे कह दिया था कि आपका दिल कमजोर है और आपका हार्ट अटैक वगैरह ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं तुमने तो कहा था मैं ठीक हो गया। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो, पर ये बात शीरीन को थोड़ी पता है, वो तो यही समझ रही है। अब नेक्स्ट सीन में किस्मत जाले से मिलती है और बोलती है कि मुझे मिसेस फजीलियत के बारे में बताओ। तो कहती है कि नहीं उसको कोई खास चोट नहीं आई, वो तो ठीक है। तो कहती है मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं।
तुम नहीं मिल सकती, हम ऐसे और इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को व्हीलचेयर पर बैठे हुए अपने घर की बालकनी से रूम की ओर जाते हुए देखते हैं और लगातार फोन रिंग कर रहा था। वो फोन उठाता है तो सामने से आदमी बोलता है कि क्या ये मिसेस फजीलियत का घर है? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि हम तो लगातार कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। तो वो बोलता है कि आपको क्या चाहिए? तभी सामने से आदमी बोलता है कि आप कौन हो, क्या उनके रिलेटिव हो, और फिर ये सीरियल यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।